नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं मराठी की लड़ाई क्या अब हिंदू मुस्लिम पर आ गई। दरअसल महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अब एक साथ भी आ चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक विवाद नया उभरा है जो अब तेजी के साथ गर्मा चुका है। महाराष्ट्र, बेंगलुरु और दक्षिण भारत के कुछ अन्य हिस्सों से हिंदी बोलने वालों के खिलाफ हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये भाषा का मुद्दा पहले से ही तूल पकड़ चुका है। राज ठाकरे की मनसे ने पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर हिंदी बोलने वालों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं, पाए जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें मनसे के कार्यकर्ता एक हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को पीटते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं, दिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी जरूरी है। ये घटना मुंबई के मीरा रोड की है, जहां मनसे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक हिंदी बोलने वाले दुकानदार को जमकर पीटा और एक के बाद एक थप्पड़ ही जड़ते चले गए। पीटे गए व्यक्ति का नाम बाबूलाल चौधरी था, जो मीरा रोड में मिठाई की दुकान चलाता था। इस घटना के बाद मुंबई में व्यापारी संगठन की एक कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी, नाराजगी देखने को मिली थी। बीजेपी की बात करें तो इधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने अब फूड स्टॉल मालिक से मराठी ना बोलने को लेकर की गई मारपीट के मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इस घटना को लेकर मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि इस पर राज्य सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिम्मत है तो नाल बाजार, मोहम्मद अली रोड या फिर मालवाणी जैसे इलाकों में जाकर क्यों नहीं पूछते हैं कि मराठी बोलो। क्या वहां पर भी ऐसी हिमाकत दिखा सकते हैं, हिम्मत दिखा सकते हैं। भाषा का ये विवाद अब महाराष्ट्र की राजनीति को दो हिस्सों में बांट चुका है। एक पक्ष हिंदी बोलने के अधिकार की बात करता है, जबकि दूसरा पक्ष मराठी भाषा को अस्मिता और गर्व के प्रतीक के रूप में देखने लगा है। मनसे के कार्यकर्ता आए दिन हिंदी बोलने वालों को परेशान करते हैं, उन्हें परेशान करने का काम करते हैं, लेकिन मराठी बनाम हिंदी का ये विवाद अब और भी ज्यादा उग्र हो सकता है, बढ़ सकता है। खास तौर पर अब जब महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, और यह भी माना जा रहा है कि इस भाषा के विवाद को वोट बैंक की राजनीति के तहत भड़काने का काम हो रहा है। महाराष्ट्र के आगामी चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक फायदे के लिए भी उछाला जा रहा है, लेकिन अब यह देखना होगा कि भाषा विवाद आगे बढ़ेगा या फिर शांति की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। बहरहाल भाषा को लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासी उबाल अब देखने को मिल रहा है, और जब से नीतीश राणे ने दरअसल बयान दिया है, महाराष्ट्र की लड़ाई अब हिंदू मुस्लिम पर आ गई है। इसको लेकर कुछ बयान भी हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। जो राजन विचारे जी का वीडियो आया है, मैंने उनसे फोन करके, अभी वो अमरनाथ यात्रा में है, उनसे फोन करके पूछताछ की कि क्या ये विषय हुआ था। उन्होंने साफ तौर पे मुझे ये बताया है कि ये विषय मराठी अमराठी नहीं है, महाराष्ट्र और उत्तर भारत का नहीं है, ना किसी जाति का है, ना किसी समाज का है। बात कुछ ऐसी हुई है जिसपे पुलिस कंप्लेंट भी हुई है कि जो दो लोग हैं उसमें, उन्होंने एक व्यक्ति को, जो हमारे पदाधिकारी है, वो उस दुकान में गए थे फोन के चार्जिंग के लिए, और फोन चार्जिंग नहीं करने देके ऐसी कुछ बात हुई, उससे झगड़ा हुआ और उस व्यक्ति को वो दो लोगों ने पहले मारा। फिर 4-5 लोग और आए और लोगों ने उनको मारा। एक महिला ने उस व्यक्ति को बचाया और फिर उसी के बाद ये आगे की घटना उठी है। उधर से हाथ उठा तो यहाँ से हाथ उठा है, लेकिन मैं साफ तौर पे ये बताना चाहता हूँ, ये वाद या मसला नहीं है कि वो उत्तर भारतीय है या किसी समाज का है। ये मराठी अमराठी का झगड़ा नहीं है, ये वैयक्तिक कोई झगड़ा था जो उन दोनों में था। जो व्यक्ति एक दूसरे को, अगर आप देखें तो उनका पहला भी क्लिप कुछ है, और ये बात अभी पुलिस कंप्लेंट में गई है। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा
तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए, इसको लेकर हम लगातार अब चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बिना देरी किए आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उज्जवल शांडिल्य जी, महाराज कथावाचक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ हाजिर नाजिम खान भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इनके अलावा आपको स्क्रीन पर संघ विचारक प्रोफेसर DS चौहान भी नजर आ रहे हैं। आप तीनों का फिलहाल मैं स्वागत करना चाहूंगी, लेकिन शुरुआत मैं अब संघ विचारक के तौर पर प्रोफेसर DS चौहान आप ही से करना चाहूंगी। ये जिस तरह की घटनाएं अब लगातार सामने आ रही हैं, बेंगलुरु से सामने आती है, दक्षिण भारत के कई हिस्सों से ऐसी सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि ये भाषा का विवाद जो है वो अब हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया है? सर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, मुझे लगता है आपने म्यूट किया हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य है कि भाषाई विवाद और समाज में अब सारा देश एक दूसरे से मिल रहा है। हर एक प्रांत में सभी लोग जाते हैं, व्यापारिक गतिविधि चलती है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। देश में इतने सारे 10,000 कॉलेजेस हैं जिनमें बच्चे पढ़ने जाते हैं, सभी भाषाओं के लोग जाते हैं, और संकीर्ण विचारधारा से भारत कमजोर होगा। ये भाषाई मुद्दाओं को उठा करके देश को कमजोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं उज्जवल जी का रुख कर लेती हूँ। उज्जवल जी, क्या, क्योंकि हम तो ये कहावत हमेशा अपने बड़ों से सुनते आए हैं ना कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर भाषा, तो अब भाषा को लेकर ऐसा विवाद होगा क्या? मतलब आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, लेकिन अब ये मराठी बोलना, हिंदी बोलना, और अगर आपने मराठी नहीं बोली, आप नहीं जानते हो, तो ऐसे मारम पीटी होगी, लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा फिर? ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नीतीश राणे ने जो एक बात कही, ये बात बिल्कुल सही है कि वास्तव में हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। भाई, उद्धव ठाकरे जी और जो लोग ये भाषाई विवाद का समर्थन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि पहले जाके गोल टोपी वालों से जाकर भिड़ लें एक बार। कमजोर हिंदू, जो सामान्य हिंदू है बेचारा, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अथवा जो बहुत VIP व्यक्ति नहीं है, उसको पकड़कर मारना, भाषा के नाम पर इस प्रकार का व्यवहार करना, तो ये उचित नहीं है। भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि अभी इटावा में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मैं मान रहा हूं उस चीज को, लेकिन कल भी एक घटना हुई है। कल भी एक ब्राह्मण कथावाचक को यादवों ने पीटा है। ये समाचार हमने सुना है, आज ही सुना समाचार। इस पर समाजवादी पार्टी के लोग तो अब कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक में इतने वो गिर चुके हैं। ये लोग, नेता लोग वोट बैंक के लिए इतना गिर चुके हैं, उनको मनुष्यता उनके भीतर समाप्त हो गई है। वो केवल ये देखते हैं कि यादव समाज का व्यक्ति यदि अगर मारा पीटा गया है उसको, तो उसके साथ वो खड़े हो जाएंगे, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण हो अथवा अन्य जाति का हो तो उसके साथ उसको खड़ा होने में बड़ी समस्या है। मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन कोई सामान्य हिंदू यदि उसका समाज अच्छा वोट बैंक नहीं रखता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। तो ऐसे नेता समाज के लिए खतरा हैं। नहीं, लेकिन इस तरीके से बोलना, क्योंकि नीतीश राणे भी अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में उज्जवल जी रहे हैं। वो कभी हिंदू मुस्लिम का जिक्र अपने बयानों में ज्यादातर करते हैं। अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है ये राजनीतिक दल जो हैं वो अपना सियासी फायदा और सियासी स्वार्थ के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि आप जाइए मोहम्मद अली रोड पर जाकर पूछिए, या नल बाजार में जाकर टोपी और दाढ़ी वालों से पूछिए आपने कि मराठी आती है या नहीं आती है? मतलब मुझे लगता है सर कि आप अगर राजनीतिक तौर पर अगर आपका पद बड़ा है, आप तो सत्ताधारी हैं, आप तो पार्टी में भी हैं, आप तो सरकार में भी हैं, आपका तो मुख्यमंत्री भी है, लेकिन आपको इस पूरे मामले को तूल देने की क्या जरूरत है इस तरह के बयान देकर? देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कोई भी नेता हो, बिना स्वार्थ का वो नेता बनता ही नहीं है। उसे कहीं ना कहीं उसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी ही होती है, चाहे वो कोई भी रहे, कांग्रेस, भाजपा, सपा रहे अथवा वो उद्धव ठाकरे जी रहे, कोई भी रहे। तो उनको लगता है कि मराठी भाषा के नाम पर मराठियों से वोट ले लेंगे। ये हिंदू मुसलमान करके ये लोग वोट लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी वाले जो है यादव का मुद्दा उठाकर वो वोट लेना चाहते हैं। तो ये तो इनमें से ये तो लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में यदि आप मुझसे स्वतंत्र रूप से पूछेंगे तो
एक हिंदू कथावाचक होने के नाते मैं ये अवश्य कहूंगा कि हिंदुओं पर जो ये अत्याचार किया जा रहा है, आप जाकर दूसरे वर्ग वाले जो टोपी शांति दूत हैं उनसे जाकर आप एक बार भिड़ के देखिए, उनको मारिए, भाषा के नाम पर एक बार पीट कर देखिए, तो पता चलेगा कि आप में कितना साहस है। बाकी मुझे नेताओं ने क्या कहा उससे विशेष मतलब नहीं है, लेकिन एज हिंदू होने के नाते तो मैं ये अवश्य कहूंगा। ठीक है, ऐसे मारम पिटाई तो निश्चित तौर पर निंदनीय है, उस पर भी आलोचना होनी चाहिए और उसको लेकर निंदा भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि नितेश राणे ये कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी भी। ठीक है, मैं डीएस चौहान जी के पास आना चाहूंगी। सर, आप कैसे नितेश राणे के बयान ये एक को आदत पड़ गई है नेताओं को भी कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देते हैं। ये विचार नहीं करते हैं कि समाज में इसका एक बुरा संदेश जाता है। और ये देश पहले जो प्रदेश रचना हुई थी भाषा के नाम पे, लेकिन अब उसका कोई महत्व नहीं है। इस समय पूरे देश में एक बहुत अच्छा माहौल है, शिक्षा का माहौल है, अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का माहौल है, और सारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं सभी प्रदेशों के लोग वहां के रहते हैं, व्यापार करते हैं, और व्यापार कभी एकांगी नहीं हो सकता, शिक्षा एकांगी नहीं हो सकती, ऐसे राष्ट्र भी एकांगी नहीं हो सकता। इसलिए पूरे समाज को ये विचार करना होगा कि हम छोटे छोटे इस प्रकार के उत्तेजक गतिविधियों से देश को नहीं, लेकिन अगर मनसे के कार्यकर्ता केवल अपने हिसाब से लोगों को निशाना बना रहे हैं कि बोल मराठी बोल, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, और नहीं बोलना आता तो फिर पिटाई होगी, तो ये कार्यकर्ताओं की भी तो एक आप उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जिस तरीके से एक विशेष पार्टी के मनसे के कार्यकर्ता ये कुछ इनको लगता है कि हमारी जो शक्ति है संगठन की इसी से निर्मित होती है। इस पर थोड़ा सा समाज को एक रिएक्शन देना होगा कि ऐसे लोगों को कमजोर करें, इनको वोट ही न पड़े। जब भी ये कहीं जाएं तो इनको लोग कहें कि भाई हिंसा और तुम्हारी जो विचारधारा है ये इसमें भाषा कहाँ आती है? हिंसा एक अपराध है। भाषा बोलना ना बोलना अपराध नहीं है, लेकिन तुम मारो कोई पीटोगे ये तो अपराध है। और ये पुलिस कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए इस प्रकार की बात, क्योंकि ये तो शांति व्यवस्था का काम करना तो ये पुलिस का काम नहीं। क्या ये आपको लगता है, ठीक है मैं आगे भी आपसे सवाल करूंगी, आप बने रहिएगा चौहान साहब हमारे साथ। राकेश जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी मनीषा जी, आ रही आवाज। राकेश जी, अभी नितेश राणे ये कह रहे हैं कि भाई मनसे के कार्यकर्ता जो एक आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब को अपना निशाना बनाते हैं, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है कि किस तरीके से भाषा के विवाद को कुछ पार्टी या उसके जुड़े हुए कार्यकर्ता जो है वो हिंदू मुस्लिम या जाति के धर्म पर, अब धर्म के आधार पर उसे बांट देना चाहते हैं? ये तो केवल एक भाषा का विवाद था ना। देखिए मनीषा जी, स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है कि देश के अंदर धर्म की बात करने वाले लोग विकास की बात नहीं करते हैं, यहाँ तक कि लोगों में आपस में भेदभाव करते हैं। समाज में जितने भी लोग आपस में तोड़ने की बात करते हैं, किसी को मारने की बात करते हैं, तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि देश 140 करोड़ का देश है, हम लोग सब एक हैं। जब हम लोग एक होंगे तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। लेकिन इन लोगों को क्या है कि आपस में बांटना है, जिस तरह अंग्रेज ने बांटा था हम लोगों को और हमारे पे गुलामी की जंजीर को खींचा था, तो हम लोगों ने बांट दिया। तो उसी तरह आज की कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ मुद्दा क्या है कि धर्म की बात करना, चाहे किसी भी प्रदेश की बात कर लीजिए। पीछे इंडी गठबंधन के लोग जितने हैं, और मेरा बड़ा दुख लगता है कि उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व चेहरा थे, जो किसी समय उन्होंने इस विचारधारा के साथ, इस विचारधारा के लोगों के साथ समझौता नहीं किया। बिल्कुल आज उद्धव ठाकरे ने अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए मनसे के लोगों ने आज कांग्रेस के साथ हैं। तो इन लोगों का विचारधारा देखिए, एकदम विचारधारा है कि देश में आपस में उन्माद फैलाओ। तो विवाद खड़ा होने से पहले सरकार, देवेंद्र फडणवीस तो सरकार में है ना, वो सीएम है वो, तो वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं सर? फिर तुरंत के तुरंत आप विवाद खड़ा होने से पहले कार्रवाई कर दीजिए। वीडियो तो कब का वायरल हुआ है? मनीषा जी, देवेंद्र हमारे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के फडणवीस साहब, बिल्कुल सुचारू रूप से शासन की सरकार है, कोई भी व्यक्ति नहीं बचेंगे उनकी सरकार में। और उनकी सरकार में जितने भी लोग हैं, जितने भी इस तरह के लोग उपद्रव मचाने वाले लोग, उनको छोड़ा नहीं जाता है। तो सरकार बिल्कुल अपने निष्पक्ष रूप से
उसकी जांच कर रही है। जितने भी लोग इस तरह के पाए जाएंगे उनको जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति किसी व्यक्ति को करना है विकास की बात करें, लेकिन विकास नहीं करते हैं। इन लोग धर्म की ही बात करेंगे, ऐसे लोगों को मारेंगे, गरीब तबके के लोग, जो अंतिम पंक्ति में बैठे लोग, गरीब तबके, उनको मारना इनका एक उद्देश्य होता है। और बिहार वाले लोगों को, चाहे उत्तर प्रदेश वाले लोग को, मनसे की जो लोग हैं, इन जैसे लोग हैं, चाहे उद्धव ठाकरे के लोग हो चाहे किसी ठाकरे के लोग हो, इन लोगों का उद्देश्य ये होता कि आपस में भेदभाव करो। मैं कहता, उन्होंने कहा, नारायण राणे जी के बेटे ने कहा, राणे साहब ने कहा कि आप देखिए, जाइए ना, जहां कह रहे हैं वहां जाने की जरूरत है, जाइए वहां पे हाथ लगा के देखिए, किसी की टोपी खींच के देखिए, किसी की दाढ़ी पर हाथ रख के देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन सनातन धर्म जो है हमेशा लोगों को उपदेश देता है, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग आपस में एक साथ रहें। लेकिन दूसरे तरफ के लोग हैं, अब देखिए आज क्या लेकिन राकेश जी, अभी आप ये कह रहे हैं कि भाई जो पार्टियां हैं वो इसे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर अपने अपने स्वार्थ से साधते हैं। तो नीतीश राणे तो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं कि हिंदुत्व विचारधारा की लोगों के द्वारा ये सरकार बिठाई गई है, हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं की सरकार है ये। तो ये क्या आप लोग पक्षपात नहीं कर रहे हैं? आपके नेता पक्षपात नहीं करते? भाई आप सरकार में है तो आपको तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये हिंदुत्व की विचारधारा क्या होता है? ये हिंदूवादी क्या होता है? देखिए, हिंदुत्व का मतलब होता है कि सबको साथ लेना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता कि एक को छोड़ के जाना। हिंदुत्व का मतलब, ये हिंदुत्व जो शब्द जो है ना, ये सबको साथ ले जाने की बात होती है। हर व्यक्ति को आजादी दिलाने की बात है, हर व्यक्ति को उनका मुहैया करवाना होता है, हर व्यक्ति को जो गरीबी रेखा से ऊपर करने की बात होती है। तो हम लोग हिंदुत्व उसी को कहते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन हमारे ऊपर आज तक किसी ने गर्दन के ऊपर तलवार भी चलाया तो हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन आज देखिए, हमेशा हिंदुत्व को ही दबाया जाता है, सनातन को ही दबाया जाता है। सनातन धर्म जो है सबको उपदेश देता है। गीता पढ़ ले, चाहे महाभारत, चाहे रामायण, चाहे किसी हमारे ग्रंथ को पढ़िए, तो उसमें सब स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये नहीं लगता आपको कि नीतीश राणे को ऐसा बोलने की बजाय पर इस मामले को शांति रहने देना चाहिए था? भाई अगर विवाद आप थमाएंगे या फिर थाम जाएंगे तो फिर शांति के रास्ते पर आप चल लीजिए। लेकिन ऐसे भड़काऊ बयान देना, ऐसे बयान देना कि भाई जाकर देखिए, आप मोहम्मद अली रोड पर पूछकर देखिए, नाल बाजार में पूछकर देखिए, टोपी दाढ़ी वाले बोलते हैं क्या मराठी? तो सर ऐसे तो आप इसको और ज्यादा तूल देने का काम नहीं कर रहे हैं क्या आपके नेता सर? इन सब का जो जीवन है ना, एक ही जगह से शुरू हुआ है। इसी प्रकार की भाषाओं से इन लोगों की पॉपुलैरिटी बढ़ी, समाज ने भी इनको नेता मान लिया। किन की बात कर रहे हैं सर आप? चौहान जी? क्या नीतीश राणे के फादर थे, वो भी तो पहले इन्हीं में थे। हाँ। मनसे वाले भी उसी प्रकार के हैं, ठाकरे भी हैं। उनका लड़का तो कह रहा है कि ये इस विषय, ये इससे अलग है, ये व्यक्तिगत झगड़ा है। लेकिन उसी में सबके सब स्टेटमेंट देने लगते हैं, समाज में कंफ्यूजन होने लगता है। तो सब लोग आपस में मिलकर ये सोचे कि हम ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं देंगे जिससे समाज में किसी प्रकार की उत्तेजना हो, और समाज में किसी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए। तो अपराध है, मारना पीटना तो अपराध है। नहीं, मार पिटाई तो सर अपमान है और अपराध भी है, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एक विशेष वर्ग को ही इसको लेकर हमेशा क्यों साधा जाता है? क्यों हम सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोगों को ही निशाना बनाते हैं? ये तो इतिहास भी कहता आया है ना। तो समाज में जब भी दो आदमी लड़ेंगे तो सब हिंदू ही तो हैं। तो ऐसा इसलिए लगता है कि वो एक पक्ष को ऐसा नहीं कह सकते, वो हिंदू की लड़ाई है। भाषा तो उसमें बीच में उन्होंने एक माध्यम बना रखा है। लेकिन हाँ, ये है कि पूरे भारतवर्ष में तो सब, चाहे वो मुस्लिम भी हों, तो उनके पूर्वज भी तो हिंदू ही थे सबके सब। ठीक है, मैं उज्जवल जी का रुख कर लेती हूँ। उज्जवल जी, ये सामाजिक तौर पर अगर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो ठीक है, महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा मैं उसको लेकर सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि आप राजनीतिक तौर पर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे और ना ही उचित भी होगा। लेकिन क्या हिंदुत्व करना, सनातन सनातन करना, भाई देश तो संविधान से चलता है, यहाँ पर तो हर भाषा के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। अब एक का बचाव कर लेंगे, दूसरे पर आप सवाल खड़े करेंगे, तो ये भी तो गलत है ना सर। आप नेता हैं, आप एक पद पर बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है आप कार्रवाई तक सीमित रहिए, आपकी सरकार कार्रवाई करे, लेकिन आप उस भावना को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहे हैं, ऐसा बोलकर कि वहां जाकर टोपी वालों से पूछिए। आमिर खान से कभी पूछा है क्या? जावेद अख्तर से कभी पूछा है क्या कि वो मराठी बोलते हैं क्या? देखिए, भड़काने की बात
वो करते हैं नहीं करते हैं वो मतलब नहीं है। दो बातें समझिए। पहली बात तो ये है कि ये बात सत्य है कि गरीब लोगों को ही टारगेट किया जाता है। आमिर खान को कोई टारगेट क्यों नहीं करता भाई? करके देखे। और भी बॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर हैं जिनको मान लो जिनको मराठी नहीं आती है, उनको टारगेट करके देखें, वो टारगेट तो नहीं करते। दूसरी बात है, जहां तक इन पार्टियों की बात है, इन पार्टियों की देखिए, ये चूंकि हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो ठीक है, नीतीश राणे ने ऐसा बयान दिया। तो ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय स्तर की, भाजपा और कांग्रेस, तो भाजपा अगर हिंदू राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, तो कांग्रेस भी तो हिंदू मुस्लिम करती है, वो मुसलमानों के पक्ष में खड़ी होती है। इसी प्रकार यदि आप जो क्षेत्रीय पार्टियों को देखेंगे, चाहे सपा हो, शिवसेना हो, ये दो मुद्दों पर लड़ते हैं, या तो जातिवाद पे लड़ते हैं अथवा तो प्रांतवाद पे, जिसको क्षेत्रवाद कहते हैं। इनकी राजनीति का यही क्षेत्र है, इसके बाहर इनका कुछ नहीं है। अगर ये इस पर झगड़े न कराएंगे तो फिर इनकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन पर यदि इनकी ये झगड़े न करवाएं तो इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। और इसलिए बहुत आवश्यक, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। आज जो बात हिंदी भाषियों को टारगेट आप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या तमिलनाडु के लोग नहीं रहते हैं महाराष्ट्र में? जरूरी है कि हर एक तमिलनाडु का व्यक्ति मराठी जानता हो? आप उनको टारगेट कर सकते हैं? उनको आप कुछ कह सकते हैं क्या? उनके ऊपर अत्याचार कर सकते हैं क्या? अन्य क्षेत्रों के, अन्य राज्यों के भी तो लोग रहते हैं। हिंदी भाषियों को जानबूझकर टारगेट करते हैं ये लोग। दूसरी बात, आपके यहाँ फिल्में बनेंगी हिंदी में, फिल्में चाहिए आपको हिंदी में, इंटरनेशनल हिट करानी है फिल्मों को, और हिंदी में फिल्में बनानी है, चलानी है हिंदी में फिल्में, और हिंदी को ही और हिंदी भाषियों को ही टारगेट करना है। इसे ही दोहरापन कहते हैं। ठीक है, राकेश जी का मैं रुख कर लेती हूं। राकेश जी, अभी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए तो 20 सालों बाद भी एक परिवार जो है वो एक मंच पर आने को तैयार हो गया है। ये वही शिवसेना, ये वही उद्धव ठाकरे जो मनसे को विचारधारा अलग है, ये अलग है, वो अलग है, इनकी हम इनसे सहमत नहीं है, ये क्या करते हैं हमसे कोई लेना देना नहीं है, इनको गरियाते फिरते थे। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये तो आपसी विवाद था, उसमें जबरदस्ती इसको डालने का काम किया गया है, मराठी वर्सेस हिंदी बोलने का मामला ही नहीं है, मतलब एक दूसरे का बचाव शुरू हो गया है। अब राजनीतिक फायदा देख रहे हैं तो एक दूसरे का बचाव, अब अचानक से विचारधाराएं मिल गई हैं 20 साल बाद। देखिए मनीषा जी, विचारधारा की बात है, और विचारधारा के साथ साथ सभी को एक सनातन धर्म को मानना चाहिए, हिंदुत्व को मानना चाहिए। और हिंदुत्व में कभी किसी को मारने और पीटने की बात नहीं होती है। ये सिर्फ राजनीति इन लोगों को करना है, राजनीति का फायदा लेना है, इसीलिए लोग बार बार ऐसे बातें करते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कहा कि जिन लोगों ने ऐसे बातों को लेकर आपस में विवाद का जी, ठीक है राकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, लगातार हम इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। उज्जवल जी, आने वाले समय के लिए अगर हम सियासत से इतर अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि ये तो अब मैं आऊंगी उज्जवल जी। हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है नाजिम खान आपका हमारे साथ इस चर्चा में, न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर। हाजी नाजिम जी, क्या कहेंगे? ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मारपीटाई हो रही है, मराठी बोलो, महाराष्ट्र में रहना है तो हिंदी कैसे बोला, हिंदी नहीं आती है तो जड़ दिए 3-4 थप्पड़। हाँ देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं असल में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया था, वहां से जैसे मैं नमाज पढ़ के आया हूँ तुरंत मैं आपका चैनल ज्वाइन करा। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जिस तरीके से भारत के अंदर अगर ये मराठी का मामला अगर चल रहा है तो भाई ये ऐसा नहीं चलना चाहिए। भाई देश तो सबका, हिंदी भाषा का भी है, अलग अलग जो भाषाएं राज्य आप बोलते हैं भाई वो सबका है। लेकिन अगर आप ये महाराष्ट्र में ये कहेंगे कि भाई आपको मराठी बोलनी पड़ेगी, हिंदी नहीं बोलनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी अपने राष्ट्रीय भाषा है कहीं ना कहीं उसका भी ये इन लोगों ने अनादर करने की कोशिश करी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश तो संविधान से चलता है। अगर कोई भी चरमपंथी अगर इस तरीके की बातें करता है, अगर कोई भी अगर किसी के भाषा को लेकर टिप्पणी करता है या कोई भी उसकी भाषा को लेकर उसके साथ मारपीट करता है, तो देखिए देश के अंदर एक कानून है, कानून के तहत ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे
भाषा वालों पे अटैक करते हैं। देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। देश तो सभी का है। अब ये तो बात है नहीं कि भी हाजी नाजिम खान मुस्लिम है तो हाजी नाजिम खान का भारत है। भाई जितने भी पैनलिस्ट है सबका भारत है। लेकिन हाजी नाजिम खान से पूछा क्यों नहीं जाता है कि भाई मराठी आती है या नहीं आती है? ये नीतीश राणे बोल रहे हैं, ये नीतीश राणे बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र में। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप टोपी और दाढ़ी वालों से क्यों नहीं पूछते हैं कि उन्हें मराठी आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ देखिए, नीतीश राणे जी का अक्सर बयान आता है, विवादित बयान देने में बड़े माहिर हैं। वो इतने माहिर हैं कि वो दो समुदाय के बीच में किस तरीके से नफरत फैल जाती है उनके बयान से, ये बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको याद हो, अभी कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया था जब एक महंत रामगिरी थे जिन्होंने पैगंबर इस्लाम पर अभद्र टिप्पणी करी थी, उनका बचाव करते हुए नीतीश राणे जी ने क्या कहा था कि अगर किसी ने भी महंत रामगिरी जी पे हाथ लगाया तो मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। इस तरीके की भाषा बोलने में तो देखिए वो सक्षम है। तो देखिए आखिर क्या वजह है महाराष्ट्र सरकार ऐसे विधायक के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही? भाई क्या महाराष्ट्र के अकेले मराठियों का है? क्या महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ मराठी रह सकते हैं? भाई महाराष्ट्र के अंदर देखिए हर समुदाय का भी रह सकता है। हाजी नाजिम खान पे उर्दू में बात आती है करनी, अरबी में बात करनी आती है और अपनी हिंदी में बात करनी आती है। भाई मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पार्टिकुलर अगर आपको मराठी ही यहाँ पे बोलनी पड़ेगी, भाई मराठी मेरी भाषा नहीं है। मेरी भाषा सिर्फ भारतीय भाषा है जो मेरे अपने भारत की भाषा है। उन्हीं भाषा का देखिए मुसलमान पालन भी करता है। रही बात यह कि नीतीश राणे जी जितना प्रेशर मुसलमानों के लेकर करते हैं, भाई इतना अगर देश की आवाम के बारे में सोचे जो महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग राज्यों से आते हैं, जो रोजगार करते हैं, भाई उनको आगे बढ़ाने के लिए अहम काम करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एक समुदाय को लेकर अगर वो टारगेट करते हैं तो ये गलत है। महाराष्ट्र सरकार को उनके ऐसे बयानों का खंडन करते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भाई हम लोग तो देखिए नीतीश राणे जी के हर बयान जो विवादित होते हैं उनको खंडन करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग जो देश हित वाले हैं, देश प्रेमी है, भारत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मुल्क संविधान से चलाते हैं। के आधार पर ही जो मनसे के कार्यकर्ता हैं या किसी भी दल के कार्यकर्ता हैं, वो क्या केवल एक धर्म के आधार पर ही चुनते हैं कि इनसे पूछना मराठी आ रही है नहीं आ रही है या फिर हिंदी आती है नहीं आती है? जहां पर रहना है तो फिर पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल रुक रही एक छोटे से ब्रेक के लिए। ठीक, थैंक यू। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे मां करे सुरक्षा, वैसे ही एक्शन टेसा का HTHMR करे फर्नीचर की रक्षा। यानी आपका भरोसेमंद हरा बोर्ड जिसका बोरर, टर्माइट और मॉइस्चर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बदलाव हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, जरूरत भी है। हर सोच, हर कदम, हर फैसले में छिपा है हमारा कल, जहां सच सिर्फ सुना नहीं देखा भी जाएगा। न्यूज इंडिया 24/7 के इस मंच पर आपकी आवाज को मिलेगी सच की ताकत और उस ताकत की बुनियाद से बदलेगा हमारा देश। और
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपसे का स्वागत है। तो लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र में गरमाया मराठी वर्सेस हिंदी बोलने के विवाद को लेकर या भाषा विवाद को लेकर अब इस तरह की जो तस्वीरें वो भी सामने आती हैं। ठीक है हाजी नाजिम खान जी, मेरा सवाल फिर से वही रहेगा आप पर कि क्यों नीतीश राणे को ये कहने की जरूरत पड़ गई और क्यों वो ये कह पाते हैं कि भाई आप जाइए मुस्लिम बहुल इलाकों में जाइए, वहां पर क्यों नहीं पूछते हैं आप? तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है? हाँ देखिए, जिस तरीके से बार बार नीतीश राणे जी की बात आती है, भाई मुस्लिम इलाकों से या मुस्लिम से बहुत मोहब्बत है आप लोगों को। भाई मुस्लिम देखिए भारतीय भाषा का सम्मान करता है, भारतीय भाषा बोलता है और इंशाल्लाह देखिए भारत के अंदर जो हमारी राष्ट्रीय भाषा उसी को हम बोलते हैं। और रही नीतीश राणे जी, अगर आपको ये लगता है कि मुसलमानी इलाकों में मराठी भाषा का प्रचलन होना चाहिए, भाई मराठी भाषा आपको स्वीकार है क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की मराठी भाषा है अलग। आप ये मान के चलिए हर जगह की 10 किलोमीटर बाद भाषा चेंज हो जाती है। तो भाई यानी कि हर भाषा चेंज करने वाले को मराठी भाषा आनी चाहिए। ये इस तरीके का तर्क जो नीतीश राणे जी बार बार दे रहे हैं ये गलत है। भाई देखिए मुस्लिम इलाके में आप आइए, हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप हिंदी मत बोलिए, आप मराठी बोलिए। देखिए हम आपसे कहेंगे कि आप पे जो भी भाषा तो सवाल कर रहे हैं मनसे से, वही तो वो सवाल कर रहे हैं उन लोगों से, उन कार्यकर्ताओं से जिन्होंने पिटाई कर दी है बाबूलाल चौधरी की कि उनको मराठी नहीं आती है। तुम मराठी बोल, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, हिंदी आती है, सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बाबूलाल चौधरी ये कह रहे थे, लेकिन उन्हें क्या वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने बारी बारी से थप्पड़ मार दिए। तो इसलिए तो नीतीश राणे ये कह रहे हैं कि आप एक वर्ग को या फिर एक धर्म के लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं? ये तो आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना। हाँ देखिए, मैं ये कहता हूँ ऐसे पहले जो ये फ्री एलिमेंट्स है इनको परमिशन कौन दे रहा है? भाई शासन है, प्रशासन है। ये फ्री एलिमेंट्स आखिर आते कहां से है? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा। ऐसे फ्री एलिमेंट्स पे रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो ये फ्री एलिमेंट अपने आप को प्रशासन से ज्यादा बड़ा समझने लगे, ये फ्री एलिमेंट जो है शासन से ज्यादा बड़ा समझने लगे। लेकिन देश के अंदर एक कानून है, देश के अंदर संविधान है, भाई देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। जो ये फ्री एलिमेंट है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, सबकी भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले सब भारतीय, सभी भारतीयों की भाषा को भी पता होता जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, उन लोगों को भी पता होता जो अपनी गुंडाई दिखाते हैं, उन लोगों को भी पता होता जो मराठी ना आने पर या फिर क्षेत्रीय भाषा ना आने पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं। ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब आपका रुख कर लेती हूँ। आप मुझे लगता है ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कह रहे थे, अपनी बात आप रखिएगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि संविधान की जो मर्यादा है उसी में सबको बांधना होगा, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो मतलब मनसे के लोग हों, चाहे ठाकरे हों। ये देश जो है संविधान के सम्मान से ही चलेगा। और मैं तो यही कहूंगा कि देश में जब तक ये भावना नहीं होगी कि देश ऊंचा है, देश सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम सबका सम्मान करते हुए रहें। ठीक है सर, मैं रुक करूंगी आपका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करते हुए कि भाषा विवाद को लेकर अब स्वामी आनंद स्वरूप ने भी बयान दिया है। दरअसल उद्धव और राज ठाकरे को स्वामी आनंद स्वरूप का खुला चैलेंज, मैं मुंबई में खड़े होकर हिंदी में बोलूंगा, ये उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तो स्वामी आनंद स्वरूप ने दरअसल ये कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं कि मैं मुंबई की धरती पर खड़े होकर हिंदी बोलूंगा। मराठी, तमिल, हिंदी समेत हर भाषा भारत माता की संतान है, ये उन्होंने कहा है। हर भारतीय को अपनी अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है। स्वामी आनंद स्वरूप धर्मगुरु हैं, वो ये कह रहे हैं। तो मराठी, तमिल, हिंदी समेत अलग अलग भाषा के लोग भी भारत माता की संतान है और सबको अपनी अपनी भाषा में बोलने का पूरा अधिकार है। तो स्वामी आनंद स्वरूप धर्मगुरु हैं, वो ये कह रहे हैं। भाषा विवाद को लेकर स्वामी आनंद स्वरूप ने बड़ा बयान दिया है और यहां तक कि उद्धव और राज ठाकरे को स्वामी आनंद स्वरूप ने खुला चैलेंज दिया है, चुनौती दे डाली है। मैं मुंबई में खड़ी होकर हिंदी में बोलूंगा, ये स्वामी आनंद स्वरूप जी कह रहे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो मराठी, तमिल, हिंदी समेत हर भाषा भारत माता की संतान है। हर भारतीय को अपनी अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है। जो भी भाषा आती है भारतीयों को, चाहे वो मराठी हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लीजिए। महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो राका और साका दो भाई हैं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इनकी जो दो छोटी छोटी गैंग है, बिना मतलब अब तो सत्ता से इतने दूर हैं,
इनकी हिम्मत क्या है कि ये मुसलमानों से कह सकें कि अजान तुम अरबी में मत दो, अजान तुम हिंदी मराठी में दो। इनकी औकात है मुसलमानों के ऊपर बोलने के लिए? वो भोले भाले मजदूर जो सुदूर 2000 किलोमीटर से दूर जाकर के महाराष्ट्र में अपनी जीविका चला रहे हैं, वो उनको अकेले पाकर के थप्पड़ मारना, उनको प्रताड़ित करना, ये काम इतनी कायराना है। अगर तुम्हारी हिम्मत है, मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र में, अगर तुम्हारे और तुम्हारी गैंग के किसी, मैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और ये जो रावत है, इसके गैंग को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं महाराष्ट्र आ रहा हूं, बॉम्बे आ रहा हूं, तुम्हारी औकात होगी तो सामने आना, हाथ लगा के देखना। अगर वो हाथ अलग नहीं कर दिया जाएगा तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। आपका बयान हमने सुनवाया, किस तरीके से जो स्वरूपानंद हैं वो बयान दे रहे हैं और वो खुला चैलेंज सरकार को कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को गैंग बताया है और दोनों को चैलेंज कर दिया है। हाजी नाजिम खान जी, ये उन्होंने सवाल किया और उन्हीं के मैं टिप्पणी पर आपसे भी एक टिप्पणी चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि भाई नमाज जो पढ़ते हैं मुस्लिम समुदाय वाले लोग, भाई बहन जो हैं वो नमाज पढ़ते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि भाई आप मराठी में नमाज दीजिए ना, आप अरबी में क्यों बोलते हैं? ये उन्होंने कहा है। हाँ, देखिए जिस तरीके से इन्होंने नमाज के ऊपर बात करी है, हाजी नाजिम खान पढ़ता कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाजी नाजिम खान भारत के अंदर ये कलमा पढ़ा है तो अमेरिका के अंदर ये कलमा पढ़ा जाएगा। हाजी नाजिम अगर अल्लाह कहता है भारत के अंदर तो पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ही कहा जाता है। भाई जब अल्लाह का नाम अल्लाह है तो अल्लाह ही कहा जाएगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि भैया हम कि अजान को तुम मराठी में पढ़ लो? भाई कभी हमने ये कहा है कि हनुमान चालीसा को आप मराठी भाषा में पढ़ के दिखाइए? भाई हम लोग हर भाषा का सम्मान करते हैं, हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ख्याल करते, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर अमन व सुकून ना रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ना कायम रहे। ऐसे लोगों को आखिर बढ़ावा कहां से मिल रहा है? उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देश का संविधान है, देश के संविधान के अंदर एक कानून है, कानून के तहत इन लोगों के ऊपर एक रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत की खाई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये बंद हो जाए। ये कौन है? डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कौन है ये? हाँ देखिए, ये तो जांच का विषय है। अब देखिए महाराष्ट्र की घटना है तो महाराष्ट्र का शासन और प्रशासन को इस घटना को अपने संज्ञान में लेकर जिन लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया है, जहां हिंदू भाई को एक हिंदी आने पर पीटा गया और उनसे कहा गया कि आप मराठी बोलिए, ये बहुत ही मजम्मत करने वाली बात है। हाजी नाजिम खान इस घटना की कड़े शब्दों में मजम्मत करता है और महाराष्ट्र सरकार से विनती करता है कि उनके खिलाफ सख्त। ठीक है, स्वामी स्वरूपानंद जी का महाराज का आपने बयान सुना होगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो खुली चुनौती दे रहा हूं, मैं तो आने वाला हूं मुंबई और किसी में हिम्मत है, हिमाकत है तो मुझे रोक कर दिखाए, मैं तो बोलूंगा हिंदी। ठीक तो कहा है उन्होंने। हम लोग भी जाते हैं देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, हिंदी भाषा में ही जाकर कथा कहते हैं। हाँ। अब कल को वहाँ की क्षेत्रवादी पार्टियां ये कहें कि आप हमारी स्थानीय भाषा में कथा कहें तो ये कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र हम कथा करने जाए, कोई कहे मराठी में कथा कहिए, तमिलनाडु कथा करने जाए तो कोई कहे कि तमिल में कथा करिए, ये तो कोई बात नहीं, ये तो मूर्खता ही है। हाँ। दूसरी बात ये है, मैं एक बात आपसे कहूं कि भारत के लोग जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है नस्ल के आधार पर, तब भारतीयों को क्यों बुरा लगता है? बुरा इसलिए लगता है ना कि ये गलत हो रहा है। उस समय मराठियों को भी तो बुरा लगता है। तो जब मराठियों को ये बुरा लगता है कि भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया जाना चाहिए, अन्य देशों में नहीं किया जाना चाहिए, तो वो पहले अपनी गिराबान में झांक कर क्यों नहीं देखते कि अपने देश के ही दूसरे क्षेत्र के लोग, दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोगों के साथ उनके नेता कैसा व्यवहार कर रहे हैं? ये क्यों नहीं उनको अपने नेताओं को समझाते हैं कि भाई आप ऐसा व्यवहार मत करिए। यदि हम स्वयं अपने भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो बाहर में हम भारतीयों के साथ भी तो ऐसा ही व्यवहार होगा। और दूसरी बात मेरी ये है कि जब क्या महाराष्ट्र के लोग अन्य राज्यों में नहीं रहते हैं? क्या दिल्ली नहीं आते हैं? दिल्ली में नहीं रहते हैं? अन्य क्षेत्रों में नहीं जाते हैं? यदि उनके साथ भी ऐसा ही किया जाए, पकड़ पकड़ के उनको जबरन टॉर्चर करना प्रारंभ किया जाए, झापड़ मारना प्रारंभ कर दिया जाए, तो इस देश में गृह युद्ध की स्थिति फैलेगी कि नहीं फैलेगी? ये बताइए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि नेताओं को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का बंटाधार नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये स्वरूपानंद जी का महाराज का ये बयान था। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आप पूछ सकते हैं क्या मुसलमानों से कि वो अपनी अजान को मराठी में बोलें, अरबी में ना बोलें? ये भी बयान उन्होंने ये बात समझाया कि देखिए क्या है कि
ये राजनीति जो कर रही है, ये शिवसेना जो समर्थन कर रही है इन लोगों की मराठी भाषाई विवाद का जो समर्थन कर रही है, तो उनका ये कहना है कि भाई आप किसी को जाकर जिनको अभी आप जैसे मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुसलमानों से तो आप ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हिंदुओं के साथ तो आप ऐसा कह देते हैं कि हिंदुओं की भाई आप हिंदी मत बोलो, मराठी बोलो। अरे भैया एक बात बताओ, मैं एक बात पूछता हूं, यानी वोट बैंक ना, आप ये कह रहे हैं कि वोट बैंक सुन है। लीजिए मेरी बात। आप एक बात बताइए कि अगर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो मुझे मराठी सीखनी पड़ेगी, अन्य क्षेत्रों में जाऊंगा, कर्नाटक में जाऊंगा तो कन्नड़ सीखना पड़ेगा, तमिलनाडु में जाऊंगा तो तमिल सीखना पड़ेगा। तो भैया मैं इतना बड़ा बृहस्पति थोड़ा ही हूँ कि मिनट में, हर एक दिन में, हर एक महीने में अलग अलग भाषा सीखता रहूं, ये क्या मतलब है? ठीक है, चौधरी साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। सर बताइए, इस तरह से अगर मारपीट करना, और जिस तरीके से अभी उज्जवल जी कह रहे थे कि भाई आप जितनी भाषाओं को बोल लीजिए, लेकिन अगर हम भाषा की बात करते हैं और अगर आप भारतीय हैं तो आप हिंदी बोलिए, उतना काफ़ी है। आप हिंदी तो पूरे भारत में बोली जाती है। अब अगर आप राज्य बदलेंगे तो मिनट पर आप भाषा थोड़ा ना बदल सकते हैं। और क्या आप इसे एक वोट बैंक की राजनीति के तहत देख रहे हैं सर? अरे इनका ये व्यवसाय है। हाँ सर बोलिए। आवाज मिल रही है सर आपको? आप किनको इंडिकेट कर रहे हैं? जी मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ सर। हाँ, वैसे ये सब बिल्कुल गलत है, और मुझे लगता है कि इनको ये लगता है कि इनका तो ये व्यवसाय एक स्वरूप उन्होंने अपना लिया है कि जितना हम कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे उतना ही हमारा आर्थिक और राजनीतिक कद बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन क्या ये पार्टी जो है मनसे की अगर हम बात करते हैं, तो क्या ये मनसे के कार्यकर्ता या पार्टी जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे इसका बचाव कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए वो बचाव किया जा रहा है और आने वाले समय में वो घातक होगा? ये आपस में मिलना तो चाहते हैं क्योंकि ये कमजोर हो चुके हैं। अच्छा। और इनका ये लगता है कि इस प्रकार के आंदोलन हम सामूहिक रूप से करेंगे तो हम सब एक ही परिवार के हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन समाज में इस प्रकार की दरारें पैदा करना, कटुता पैदा करना, ये वैसे 21वीं शताब्दी में चलने वाला नहीं है। ये इसका भी उपयोग कर रहे हैं, ये आगे जाकर के इसका भी घाटे उठाएंगे। हाँ, ये अवश्य है कि थोड़ा सा पुलिस को और प्रशासन को और वहां के शासन को थोड़ा सा कड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार की वारदातें ये बढ़ाने में इनका बहुत दिनों से ये अभ्यास हो गया है। मतलब आने वाले समय में चुनाव है, बीएमसी चुनाव, नगर निगम चुनाव होगा, तो क्या लगता है क्या ये अब वर्ग में बांटने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि अब विवाद ऐसा हो गया है जो देश को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है। कुछ ये कह रहे हैं कि भाई जो मराठी है, मराठी भाषा को अस्तित्व की लड़ाई और गर्व से जोड़कर उसके प्रतीक के रूप में इसे देखा जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मराठी आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा आंदोलन रहा है, इससे हमने बहुत सारा संघर्ष किया है। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, कुछ इसके पक्ष में है तो कुछ उसके विरोध में चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में और ज्यादा इसको लेकर बंटवारा होगा या फिर दो धड़ों में देश बढ़ता हुआ नजर आएगा? भाषाओं में आपस में ये कोई सोचता हो कि यह कोई आर्थिक पक्ष है, केवल राजनीतिक पक्ष है। विकास के लिए तो अनेक भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। अब जैसे मैं राजस्थान में पैदा हुआ, पर मैं तो नासा में काम किया हूँ, तो मुझे तो वहां अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी। तो शिक्षा जगत में जब जिस भाषा का प्रभाव होता है व्यक्ति उसी को पड़ता है। ऐसे राजनीतिक भाषाओं में इस प्रकार की एक आदत पड़ गई है कि हमको ये करेंगे तो ये हम इससे फायदा होगा, झगड़ा कराएंगे तो हमको ये वोट मिलेंगे, इस प्रकार की भाषा बोलेंगे तो हमें ये वर्ग वोट देगा। ये एक आम इन लोगों का धर्म बन गया है। इस पे ही यानी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए एक वर्ग को साधने की प्रयास किया जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ। तो मतलब अगर नीतीश राणे ये कह रहे हैं कि भाई क्या आपकी हिम्मत हो जाती है कि आप मोहम्मद अली रोड पर जाकर पूछिए या नाल बाजार में जाकर पूछिए या टोपी दाढ़ी वालों रखने वालों से पूछिए कि आपको मराठी आती है, यानी कि वो क्या कह रहे हैं? फिर वो इस बयान को आप सही मानेंगे क्या? वो एक इंस्टिगेशन है एक प्रकार का। मतलब एक प्रकार का उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आप हम तो कमजोर थे, आपने हमसे पूछ लिया।
लेकिन जहाँ पे थोड़ा सशक्त वर्ग है या इकट्ठा वर्ग है उसे आप नहीं पूछ सकते। लेकिन सर कमजोर कैसे हो गया? वो तो ये भी बोलते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व विचारधारा वाली सरकार है, हिंदुओं ने सीएम बनाया, सरकार बनाई। हिंदुत्व और हिंदी जो शब्द जो है उनको ये आम लगता है कि ये बीजेपी के लोग हैं, ये हिंदुत्व का अर्थ है सारे समाज को एक साथ लेके चलना। ये इंक्लूसिव थॉट है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है कि केवल हिंदुत्व का अर्थ का मतलब ये नहीं कि केवल हिंदुओं के लिए, ये इंक्लूसिव है। ये सारा विश्व जानता है कि भारतीय जो दर्शन है उसमें सबको साथ लेके चलने का। ठीक है नाजिम खान, उसको ठीक है बात पूरी कीजिए। उसको संकीर्ण बनाने की जो कोशिश चलती है ये ठीक नहीं है। यदि कोई आदमी बड़े मन से है तो उसको बड़े रूप में ही लीजिए आप, छोटे रूप में क्यों लेते हैं? ठीक है नाजिम साहब, अब अपनी भाषा में बोलने का तो सबको अधिकार है और आप भी इसी के पक्ष में हैं कि भाई जिसको जो भाषा आती होगी उसमें वो बोलेगा, उसी में वो काम करेगा। अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप हैं महाराष्ट्र के तो यहाँ पर आप हिंदी बोलिए, यहाँ पर आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। अब क्या महाराष्ट्र में चुनाव है और जिस तरीके से मंच साझा करने की अब बातें की जा रही हैं कि 20 साल पुराने गिले शिकवे अब मिटाकर दो भाई एक साथ आएंगे, और कैसे आएंगे यहीं से पिच तैयार हो रही है क्या अब हिंदू मुस्लिम को लेकर? हाँ मनीषा जी, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र की घटना है बड़ी दुखदायी घटना है। देखिए हम लोग बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए भारत की भाषा हिंदी बहुत आसान है, कोई भी आसानी से बोल सकता है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि जिस तरीके से विदेशों में आप देखते हैं कि काले और सफेद का एक जो भेद है वही एक्टिविटी यहाँ महाराष्ट्र के अंदर ये लागू करना चाह रहे। तो महाराष्ट्र भाई कोई विदेश नहीं है, ये भारत का हिस्सा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र भारत का हमेशा हिस्सा रहेगा। लेकिन अगर ये लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक तानाशाही वाला मामला, हिटलर वाली बात यहाँ पर रखी जाए, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है और संविधान के अंदर सबको बराबर के समानता का अधिकार है कि सबको अपनी अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन अगर अगर ये कहा जाए कि भी हाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए कि अगर आप मुस्लिम इलाकों में जाइए मुसलमानों से मराठी बुलवाई, भाई आप होते कौन है? हु आर यू? भाई आप भारत के संविधान से बड़े नहीं है। अगर आप इस तरीके की बातें करते तो इसका मतलब यह है कि आप देश विरोधी बातें करते। भाई देश का संविधान जब सबको समानता का अधिकार दे रहा तो आप कौन होते हैं किसी की भी भाषा का पता करना, किसी के भी धर्म जात का पता करना? इसका मतलब यह है कि आप धर्म को जोड़ने की जगह आप समाज को तोड़ना चाहते हैं। और यही आपकी पॉलिसी है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि मनसे के कार्यकर्ता जब जगह जगह पर ऐसी अपनी हुड़दंगी दिखा रहे हैं, अपनी दबंगई दिखा रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली या पावरफुल समझने लग गए हैं? जब से उद्धव ठाकरे का गुट, शिवसेना उद्धव गुट जो है अब वो बचाव में उतरी है। आदित्य ठाकरे को आपने सुना, वो इसे गलत नहीं बता रहे, वो ये कह रहे कि आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और इसे भाषा का विवाद का नाम दे दिया गया या हिंदू मुस्लिम बनाने का प्रयास जो है वो तमाम लोग कर रहे हैं। तो क्या अब मनसे जो है या तमाम ये जो दोनों दल है, चाहे हम राज ठाकरे की बात कर लें या उद्धव ठाकरे की बात कर लें, क्या ये आप अपने आप को और ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके से मारपीट कर रहे हैं? हाँ मनीषा जी, देखिए मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि देश का संविधान सर्वोपरि और संविधान सबको मानना चाहिए। अगर ये संविधान से बड़े हैं तो निर्वाचन आयोग को तत्काल एक्शन लेना चाहिए मनसे के ऊपर। अगर मनसे को चेतावनी देनी चाहिए कि भाई अगर आपने इस तरीके के आपके कार्यकर्ताओं ने हरकत करी तो आपको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी पार्टी पर तुरंत बैन लगा देना चाहिए। ऐसा देखिए मैं भारतीय नागरिक होने के साथ साथ ये बात कहता हूँ कि देश सभी का है, किसी के साथ किसी तरीके की अभद्र भाषा या अभद्र मर्यादा के खिलाफ उसके साथ मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। देखिए सबका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई संविधान से बड़ा है, अपने आप को समझ रहा तो वो देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहा, अब वो देश विरोधी श्रेणी में आता है तो ऐसे लोगों पर राष्ट्रों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि देश सभी का है कि हाजी नाजिम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करता है और मनीषा जी आप भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बाकी पैनलिस्ट भी। अगर उनसे ये कहा जाए कि भी आप अपने देशभक्ति का प्रमाण दीजिए तो पूछा जाएगा कि मराठी आती है या नहीं तो आप बोलेंगे? अगर आपको मराठी आती है या नहीं आती है तो इस पर आप बोलेंगे कुछ? हाँ मनीषा जी, देखिए मैं अपने भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलूंगा। अगर आप मेरे से कहेंगे कि वहां पर इंग्लिश बोलिए, मैं वहां पर इंग्लिश को भी नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ अपने भारत की भाषा हिंदी में बोलूंगा और हिंदी में इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। और देखिए महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से जहां पे भी धरावी है, कोई भी ऐसा इलाका है वहां पर हाजी नाजिम खान खड़ा होकर हिंदी में बात करेगा। और किसी में अभी ताकत है
तो हाजी नाजिम खान से मराठी बुलवा के दिखाए, क्योंकि हाजी नाजिम खान संविधान को मानता है और संविधान ने ही हम लोगों को ये अधिकार दे रखा, किसी भी राज्य में जाकर अलग अलग राज्यों में जो भाषाएं होती हैं वहां पर आप अपने भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन भाषा सीख जरूर सकते हैं ताकि आपको वहां कोई भाषा में परेशानी ना हो। सीखने का अलग महत्व है, लेकिन जबरदस्ती थोपना ये गलत है। किसी भी भाषा को आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, किसी को भी आप जबरदस्ती उस भाषा में ऐसी पार्टियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी पार्टियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं पर तो ठीक है, लेकिन ऐसी पार्टियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, देखिए पार्टी को संज्ञान में लेना चाहिए। हाँ। ऐसे मैटरों को गंभीरता से अगर कोई भी उनका कार्यकर्ता कोई भी नाजिम साहब, उज्जवल जी से, हाँ उज्जवल जी से मैं इसका जवाब चाह रही हूँ। उज्जवल जी, क्या राजनीतिक पार्टियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये जो कार्यकर्ता सड़कों पर डोल रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि बोलो भाई मराठी बोलो, नहीं आती है तो पीटेंगे, और बेंगलुरु में भी इस तरह का मामला सामने आता है, तमिलनाडु से भी, दक्षिण भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां से क्षेत्रीय भाषा नहीं बोलने पर मारपीट हो रही है। तो जो ये मारपीट कर रहे हैं वो तो सही, उन पर तो कार्रवाई होगी, तो क्या उनकी पार्टियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पार्टी से बेदखल करना चाहिए? फिर अविलंब रूप से ये होना ही चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही गलत संदेश जा रहा है लोगों में। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में एक बात घर कर गई है उनके दिमाग में कि महाराष्ट्र जाएंगे अथवा दक्षिण भारत जाएंगे तो वहाँ हमारे साथ भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर मारपीट की जा सकती है। तो ये जो भय व्याप्त हो गया है, इस भय को निकालने के लिए विशेषकर हमारे कानून विशेषज्ञों को इसमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए। और एक देखिए, मैं एक विशेष बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारे नेताओं की विशेष रूप से है। क्यों? क्योंकि हिंदी को जो सम्मान मिलना चाहिए था, हिंदी को जो दर्जा अभी तक प्राप्त होना चाहिए था, अभी तक मिला नहीं। इंग्लिश को जो दर्जा प्राप्त हुआ है वो हिंदी को अभी तक वैसा नहीं मिला है। तो ऐसा कानून बने कि हिंदी भाषा, चूंकि हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और हिंदी केवल एक राज्य की भाषा नहीं बल्कि अनेक राज्यों की भाषा है, तो इसलिए एक ऐसा कानून बने कि जिसमें पूरे भारत में कोई भी जाकर कहीं भी हिंदी बोले तो उस पर यदि कोई हमला करे तो उसे तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाए, उस पर रासुका लग जाए, वह गिरफ्तार हो। और अंग्रेजी में भी, क्योंकि अंग्रेजी भी आज एक ग्लोबल भाषा है, वैश्विक भाषा है, तो अंग्रेजी में भी यदि कोई बात करे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान है, उसका सम्मान तुम करते हैं। मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं, अन्य भाषाओं का हम सम्मान करते हैं। सीखने की व्यक्तिगत यदि सीख सकते हैं तो सीखते हैं, और यदि नहीं आता है तो जबरन आप सीखो, नहीं तो मारपीट करेंगे। कैसे मारपीट करेंगे भाई? हम लोग तो आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, आके मारपीट करें हमारे साथ, मारपीट करके देखें। उज्जवल जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाजिम खान जी भी हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ